हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से आ जाइए यार, समय हो चला है, शाम के बज चुके हैं 5:15 और मैं हूं आपके सामने इस वक्त बिल्कुल लाइव। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पदार्थ की द्वैत प्रकृति तथा विकिरण, जिसमें बेटा जी आज हमने पढ़ना है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर सवाल आया ना तो यहीं से सवाल आएगा। हाय बेटा रिया, हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है बेटा? आ जाइए बेटा जी, फटाफट से आ जाइए यार। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी, एक न्यूज और मैं आपको देना चाहता हूं, और वो ये कि ये जो फ्राइडे आने वाला फ्राइडे है, इस फ्राइडे को भी आपकी क्लास नहीं होगी, अर्थात इस फ्राइडे वाली जो क्लास होगी वो सैटरडे को होगी। आई होप यू ऑल आर क्लियर, सभी बच्चों को। चलिए, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। अगला हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली। दे ब्रॉगली हिंदी में लिखते हैं, एक्चुअली ये होता है डी ब्रॉगली, है ना, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली की परिकल्पना हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, कहानी की हम शुरुआत करेंगे, आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। लेकिन बेटा जी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, अच्छा पहले तो यार आ जाओ यार, सभी बच्चे एक बार आ जाओ, देखते हैं कितने बच्चे। हाय बेटा रिया, विकास, साहिल, हेलो बच्चे। हाय बेटा साहिल, विकास, रिया, शिव, गौतम, क्या हाल चाल है बच्चों? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूं क्या? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूं क्या? बता दो यार बच्चों, क्लियर है क्या? हाँ या ना का जवाब दे दो। एक मिनट रुक जाओ बस। चलो, यस सर, आप दिख भी रहे हो, सुनाई भी दे रहे हैं, चलो ठीक है। तो डी ब्रॉगली, अब मैं आपको बताता हूं। इससे पहले बेटा जी, हम आपको याद हो तो बेटा जी मैंने क्वांटम सिद्धांत के बारे में बातें करी थी। पहले ये बताओ, जितनी भी थ्योरी मैंने इन पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाई है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, क्या दोनों की दोनों लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए? हाँ या ना का जवाब दे दो कि सर बिल्कुल दोनों लेक्चर परफेक्ट समझ में आ गए, और हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, लिख लिख के रफ नोटबुक में थ्योरी की। अब सिर्फ सवाल करने बाकी हैं। कुछ सवाल तो हमने सर कर लिया, हमारे पास किताब पड़ी हुई है एररलेस। आई होप जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। एररलेस की किताब नहीं पढ़ी तो बेटा जी जाके एररलेस की किताब ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। एनटीए की जेई मेन नाम से भी आती है ये, जाकर ले लो। नीट के बच्चे हो तो नीट की ले लेना, ठीक है। चलिए, दोनों लेक्चर आने के बाद आज हम पढ़ेंगे बेटा जी प्रकाश के तरंग सिद्धांत की विफलता, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और ये सब कुछ आपने लिख रखा है, ऐसा मुझे पता है। ये सब लिख रखा है आपने, बताने की जरूरत है नहीं, ये सब कुछ आपने लिख रखा है, लिख रखा है ना? ये सब कुछ आपने लिख रखा है बच्चे? हाँ या ना बोल दो यार। एक तो सेटल नहीं हो पाते क्लास में यार, जल्दी आके नहीं सेटल हो जाया करो। 2-5 मिनट तो हमारे ऐसे ही खराब हो जाते। विकास, ये विकास नाम का बच्चा सिर्फ गुड इवनिंग बोलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता। सर इस वीक में मॉडर्न फिजिक्स एंड हो जाएगी क्या? कोशिश यही है बेटा जी। देखिए, अब कल बुधवार को ये खत्म हो जाएगा, आज मंगलवार है, कल बुधवार को ये खत्म, गुरुवार और शनिवार को आपका वो खत्म हो जाएगा। तो नहीं होगी, एक आध लेक्चर बच भी जाएगा, जहां तक है एक आध लेक्चर बच जाएगा तो वो हम
दिवाली के बाद कर देंगे, नहीं हो पाएगा मुझे पता है। कोशिश यही थी, लेकिन बीच में एक दो डिस्टरबेंस, वो क्लासेस हटाने वाला सीन हो गया है, क्योंकि मैं मैराथन लेकर आ रहा हूँ बेटा जी यूट्यूब पर, वो भी बहुत जरूरी है। तो कोई बात नहीं, उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, है ना। हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब सुनिए, तरंग सिद्धांत क्यों फेल हुआ, इसके 3 पॉइंट्स हैं। सुनिए क्या क्या कहानी है प्रकाश के तरंग सिद्धांत की विफलता। तरंग के सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो संपूर्ण ऊर्जा सतह पर सतत रूप से वितरित हो जाती है, तरंग के सिद्धांत के अनुसार। अतः इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लग जाएगा, परंतु प्रायोगिक रूप से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चात्ता नहीं होती। अब इसको समझाता हूं, क्या है ये पहला पॉइंट क्या है, आप समझो। उन्होंने बोला, ध्यान से सुनना बेटा, वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए देखिए, अभी तक मैं अगर तरंग सिद्धांत नहीं मानूं तो ये है मेरे पास मेटल, ये है मेरे पास मेटल, और यहां से फोटोन के रूप में प्रकाश आपतित हुआ, फोटोन के रूप में प्रकाश आपतित हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड मेटल। यहां पर है इलेक्ट्रॉन, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोटोन के रूप में प्रकाश आपतित हो रहा है। ये हर एक फोटोन के पास जो ऊर्जा है वो E बराबर h न्यू है। क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। लंबवत सतह पर लंबवत रूप से आपतित हुआ, एक फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अब उसके पास ऊर्जा है ही कितनी, h न्यू। भाई एक फोटोन के पास अपनी संपूर्ण ऊर्जा, कितनी ऊर्जा बेचारे के पास, फोटोन के पास कितनी ऊर्जा है, संपूर्ण ऊर्जा कितनी है, h न्यू। वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर बाहर निकल जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन अगर तरंग सिद्धांत के अनुसार बोलूं, मान लीजिए तरंग के रूप में आई, मान ले तरंग के रूप में आई, ध्यान से सुनना, तरंग के रूप में आई, तो जब प्रकाश इस पर गिरेगा, तरंग के रूप में आई, तो ये जो ऊर्जा है ना, ये पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगी। आई, तरंग के रूप में आई और अपनी पूरी ऊर्जा उस सतह पर बिखेर दी, सतत रूप से एक समान रूप से बिखेर दी। अब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा लेनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा लेंगे और लेने के बाद वो बाहर निकलेंगे, तो इस प्रक्रिया में टाइम लगना चाहिए तरंग सिद्धांत के अनुसार, कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, जैसे तरंग के रूप में आई, सतह पर वितरित हो गई, अब इलेक्ट्रॉन संचित करेगा, फिर ऊर्जा ग्रहण कर कर बाहर निकलेगा। तो इस पूरे प्रयोग में, इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगना चाहिए तरंग सिद्धांत के अनुसार, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे ही फोटोन गिरे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसमें समय पश्चात्ता नहीं होती। क्या बोलते हैं उसको, टाइम लैग, समय पश्चात्ता नहीं होती। क्लियर है, क्लियर है। तो ये छोटा सा पॉइंट था तरंग के रूप में, क्लियर है। वही बोल रहे, समय पश्चात्ता नहीं होती। अच्छा, दूसरा, जब तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए। तीव्रता को बढ़ा रहा हूं, तीव्रता क्या होती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक समय में कितने फोटोन गिर रहे हैं पर, मतलब एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू है, तो E बाई एरिया इंटू टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज तीव्रता। n फोटोन गिर रहे तो इंटू n कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर करेगा,
जो कि प्रैक्टिकली तो ये होता ही नहीं है, प्रायोगिक तथ्य के तो विरुद्ध है। क्या निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था? तीव्रता बढ़ाने का मतलब, तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या है? इस तीव्रता बढ़ाने का मतलब गति, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, नॉट इलेक्ट्रॉनों की, फोटोनों की संख्या, पहले 10 गिर रहे थे, अब 20 गिर रहे हैं, 30 गिर रहे हैं, संख्या बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉनों की निकलने की संख्या बढ़ी, धारा बढ़ेगी परंतु निरोधी विभव नहीं बढ़ेगा, जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए। पर्याप्त तीव्रता की प्रकाश तरंगों की आवृत्ति, कुछ भी हो, यह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, परंतु प्रैक्टिकल रूप से आपतित प्रकाश तरंगों की आवृत्ति पहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, एक मिनिमम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए, एक मिनिमम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होना ही चाहिए, और वो मिनिमम आवृत्ति इज कॉल्ड एज दहली आवृत्ति। दहलीज लांघ कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम उतनी आवृत्ति तो रहे कि वो दहली को लांघ जाए, तो जो मिनिमम आवृत्ति है उसको नाम दिया हमने दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले बताओ विफलता समझ में आई क्या? जब विफलता समझ में आई तभी तो सफलता समझ में आएगी। हाँ या ना का जवाब दे दो। ये सब लिख रखा है। हाय बेटा शिवांश, गुड इवनिंग बेटा। हेलो बेटा साहिल। अजीत चौधरी, हेलो बेटा अजीत। प्रियांशु, सचान, गुड इवनिंग बेटा। हर्ष, हर्ष, हाय बेटा हर्ष। चलिए बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, जुड़ चुके हैं। शिव बेटा, शिव बेटा, सभी बच्चे एक बार मुझे हरी झंडी दे दो कि हाँ सर ये समझ में आ गया। सभी बच्चे एक बार हरी झंडी दे दो, हाँ सर ये समझ में आ गया। यस, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे आइंस्टीन द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या करना। थ्योरेटिकल है पर समझ में आना चाहिए, थोड़ी थ्योरी इसकी दिमाग में रहनी चाहिए, प्लस इसकी मैथमेटिक्स दिमाग में रहनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। फिर सवाल है, सवाल हम करेंगे, पर पहले ये समझ में तो आए कि आखिर आइंस्टीन ने क्या कहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, आइंस्टीन बाबा ने क्या बोला? आइंस्टीन बाबा ने बोला कि इसके अनुसार धात्विक प्लेट की सतह प्रकाश ऊर्जा को फोटोनों के रूप में अवशोषित करती है। जो धातु की सतह है, आप समझना, पूरा पूरा समझना ध्यान से। मेटल, इसके धात्विक प्लेट है, दिस इज, ये धात्विक की प्लेट है, मेटल, धातु को मेटल बोल देते हैं इंग्लिश में, धात्विक की प्लेट है, इसकी सतह पर प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में, अब ये जो सतह, अब देखो प्रकाश आया, किसके रूप में आया? फोटोन के रूप में आया। ऐसा मैं बना देता हूं, इसका मतलब आपको छोटे छोटे बंडल्स दिखा देता हूं, एक्चुअली में ऐसे आता थोड़ी ना है, ऐसे बंडल्स के रूप में थोड़ी ना दिखता है, वो दिखा देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए, ठीक है? तो ये बंडल्स के रूप में, बंडल्स के रूप में आ रहा है, बंडल्स के रूप में आ रहा है, बंडल्स के रूप में आ रहा है, और
फोटोन के रूप में अवशोषित करती है प्रकाश ऊर्जा को। कौन? सतह। ये सतह इस प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में, मैं सतह हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं ये सतह है, प्रकाश आया, इस सतह ने ये पूरे प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, लेकिन किसके रूप में? फोटोन के रूप में। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, सही है। कैसे? E बराबर एच न्यू, E समानुपाती है न्यू के, तो हर एक फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, सही है, गणित है। एक फोटोन एक समय पर एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी पूरी ऊर्जा स्थानांतरित कर देगा। इसका बिल्कुल सिस्टम सही है कि ये तो वैसी वाली बात है कि एक लड़का केवल एक लड़की को ही पसंद करेगा या एक लड़की केवल एक लड़के को ही पसंद करेगी। ऐसा सिस्टम नहीं है कि मुझे तो 2 लड़के पसंद हैं तो दोनों से शादी कर लूं, या 4 लड़कियां पसंद है 4 लड़कियों से शादी, जिस पे दिल आया उसी से शादी, वैसा वाला देसी हिसाब है। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा देगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा ही नहीं। इस फोटोन के पास एनर्जी है E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। तो ये फोटोन अपनी संपूर्ण एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर निकल जाएगी। ये फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। देखो ना, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराकर अपनी पूरी ऊर्जा किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उत्तेजित, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ताकतवर। नहीं समझ में आया भाई? अभी मान लीजिए मैं एक छोटे से मकान में रहता हूं, तुमने लाकर मुझे कहीं से 10 करोड़ रुपए दे दिए, दोगे नहीं मुझे पता है, मान लेते हैं, मानने में क्या बुराई है कि मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे 10 करोड़ रुपए दे दिए। तब भी मैं क्या एक कमरे के मकान में ही रहूंगा? नहीं रहूंगा। तब मैं एक बड़ा बंगला खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं ताकतवर हो गया, अब मेरे पास एनर्जी आ गई, अब मैं उत्तेजित हो गया। तो सेम ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई, किसने दी? फोटोन ने दी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? नहीं नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, अब मुझे तो छोड़कर जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा धातु की सतह को छोड़कर। तो धातु की सतह को छोड़कर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है, संपूर्ण ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। अब एक कंडीशन सुनो, यदि यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त है। अब यहां सिस्टम आता है वर्क फंक्शन, कार्यफलन का वर्क फंक्शन। हर धातु का वर्क फंक्शन अलग है, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है हर धातु का, दैट इज कार्यफलन। अब समझो, मेरे पास एक मेटल है, मेटल 1 M1, एक और है मेटल 2, इसका इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। मेरे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रकाश आ रहा है निश्चित आवृत्ति का, इसकी सतह पर आया। इसका कार्यफलन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन मैंने बताया था, धातु को, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह के तक लाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो है ये कार्यफलन। अब मेरी ये जो फोटोन आया, हर एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हर एक फोटोन के पास कितने हैं? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जबकि इलेक्ट्रॉन का इस धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको निकलने के लिए मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। क्या ये निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर यही सेम यहां पर गिरता, इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, क्या ये निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो वही लाइन बोल रहा है कि संपूर्ण ऊर्जा अपनी स्थानांतरित तो कर देता है, लेकिन ऊर्जा कितनी है
वो देखना पड़ेगा। अगर बोला है ना, यदि यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त है, अब वो है डिपेंड करता है कार्यफलन। इसका कार्यफलन इतना है, आ रही है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कार्यफलन 3, पर्याप्त नहीं है, नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि धातु की सतह पर आप प्रकाश आपतित करते हो और प्रकाश आपतित करते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। वो डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी क्या है, ये ध्यान रख लेना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन उसी क्षण सतह से बाहर आ जाता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रक्रम है, इंस्टेंट प्रोसेस, इंस्टेंट। क्लियर? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? यस, जल्दी। यहां तक आया समझ में बच्चों? मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ लैपटॉप को, है ना, जब तक आप देखो इसको और मुझे बताओ। यस, चले, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये प्रोसेस तो समझ में आ गया, धातु का कार्यफलन समझा दिया। अब इसको मैथमेटिक्स रूप में कैसे किया आइंस्टीन ने वो समझते हैं पूरी। दिए गए, सुनना ध्यान से, हाँ, दिए गए स्रोत की तीव्रता बढ़ा दी जाए। देखो, तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ती है, मैंने बोला था, तो इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। आप समझो, तीव्रता बढ़ाना और आवृत्ति बढ़ाने में फर्क है। ऐसे समझ कि मेरी जेब से, ऐसे समझ, ऐसे समझ, इसको देसी भाषा में समझाऊं क्या? मैं देसी भाषा में समझाऊं क्या? मेरी जेब से 1-1 रुपए के सिक्के बाहर निकल रहे हैं, देसी भाषा में समझना, बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं। मेरी जेब से सिक्के बाहर निकलने हैं, पहले प्रकाश आपतित हुआ, 10 सिक्के बाहर निकल रहे थे, 10 सिक्के बाहर निकल रहे थे, तूने तीव्रता बढ़ाई। तीव्रता बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। तो अब ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं तो ज्यादा सिक्के बाहर निकलेंगे, निकलेंगे उसी स्पीड से, उसी आवृत्ति से जो चल रही थी। पहले 10 सिक्के बाहर निकले, अब 20 निकलेंगे, 30 निकलेंगे, 40 निकलेंगे। तो 40 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो धारा बढ़ गई, प्रकाश विद्युत धारा। तो दिस इज कॉल्ड तीव्रता। लेकिन आवृत्ति का मतलब कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी, मतलब फोटोनों की संख्या नहीं, जो आने वाले फोटोन है उनकी संख्या वही है, लेकिन अब वो जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। तो जल्दी गिर रहे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल रहे हैं। आप समझो, 10 की 10 ही निकलेंगे, लेकिन पहले 10 अब ज्यादा स्पीड से निकल रहे हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। समझ में? इसलिए आवृत्ति का निरोधी विभव अलग अलग होता है। वो ग्राफ जो कल बनाया था, बहुत क्लियर होना चाहिए। फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ जाती है, अतः अधिक संतृप्त धारा प्राप्त होती है। और यह संतृप्त धारा दिए गए स्रोत की तीव्रता पर निर्भर करती है। मैंने बताया ना, जितनी ज्यादा तीव्रता उतनी ज्यादा धारा। कौन सी? संतृप्त धारा। इसीलिए यहां लिखा है सैचुरेशन करंट। क्लियर है? ये आई तीव्रता है और ये आई धारा है, चक्कर में मत पड़ जाना। ये आई धारा है और ये आई तीव्रता है। हर एक चीज याद रहनी चाहिए। किसी एक समय पर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है, बिल्कुल सही है।
एक समय पर एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन से शादी रचाएगा। क्लियर है? अब वो जो फोटोन की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को कैसे कैसे काम में लेगा ये आइंस्टीन ने बताया। फोटोन के पास क्या ऊर्जा है? एच न्यू। उस एच न्यू ऊर्जा किसको मिल रही है? इलेक्ट्रॉन को। एक फोटोन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। अब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले ली, किससे ली? फोटोन से ली। अब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आ गई। अब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल करता है वो सुनिए। तो निम्न प्रकार उपयोग में लाता है। क्या? फोटोन की ऊर्जा थी एच न्यू। इस फोटोन की ऊर्जा लेकर कौन? इलेक्ट्रॉन। एक तो वो बाहर निकलेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा, अरे यार इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, गतिज ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में आवश्यक ऊर्जा, दैट इज उसका कार्यफलन। ये क्या है? ये कार्यफलन ही तो है, नहीं समझे? ये उसका कार्यफलन ही तो है। प्लस उत्सर्जन से पहले, बाहर निकलने से पहले वो टक्कर भी करेगा। बहुत सारे रास्ते में उसको बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो वो टकरा जाएगा। तो 3 जगह अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा और उसको दिखाया Q से। इसको ऐसे समझ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, ये धातु है, ध्यान से सुनना, दिस इज मेटल, फोटोन के रूप में प्रकाश आया, ठीक है, और निकल गया। भाई एक बात बताओ, E बराबर एच न्यू है ना, E बराबर एच न्यू है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली तो कैसे कैसे खर्च करी? कौन सी ऊर्जा? एच न्यू को ही तो खर्च करेगा। एक तो ये इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर आएगा, तो धातु की सतह से बाहर आएगा तो कार्यफलन। अब बाहर आ गया, अब बाहर आने के बाद वो गति करेगा, तो गति करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख दो, इसको मैक्सिमम लिखेंगे अभी, अभी तो गतिज ऊर्जा लिख दो। काइनेटिक एनर्जी प्लस जब वो बाहर आ रहा था तो टक्कर में खर्च ऊर्जा, टक्कर में खर्च ऊर्जा, यही आइंस्टीन ने दिया था। बस अब इसी समीकरण को तोड़ मरोड़ के 50 जगह यूज करना है। खत्म हो गया आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। अब सिर्फ थ्योरी है, जो बेसिक पर्पस था वो मैंने बता दिया। अब यहीं से बच्चा बड़ी कर लेता अपनी थ्योरी को। सुन अच्छा बच्चा, यदि मैं मान के चलूं कि टक्कर में कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती, टक्कर में व्यय ऊर्जा का मतलब है कि ऊष्मा के रूप में, वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती, तो हम बोलते कोई ऊष्मीय हानि नहीं है। ऊष्मीय हानि नहीं है तो फिर गतिज ऊर्जा को अधिकतम लिखूंगा। अगर मैं इसको इफ Q अगर मेरा 0 है तो फिर मुझे हक है कार्यफलन प्लस, फिर मुझे हक है कि गतिज ऊर्जा को मैं मैक्सिमम लिख सकता हूं। अगर ये 0 है तब मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखूंगा। अगर ये 0 नहीं है, टक्कर में व्यय ऊर्जा 0 नहीं है, तब मैं काइनेटिक एनर्जी तो लिखूंगा, गतिज ऊर्जा तो लिखूंगा, परंतु गतिज ऊर्जा मैक्सिमम नहीं लिखूंगा। क्यों? सुन, अब ये तो 0 हो गई, ये फिक्स है, हर एक धातु का फिक्स है कि भाई सतह से बाहर निकलने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा तो लगेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया और जो प्रकाश आया वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, जो फोटोन आया वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को लेकर आया, तो 2 तो कहां खर्च हो गई? उस इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची, उस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का वो गतिज ऊर्जा में मैक्सिमम वही कर सकता है। अब और कहां खर्च करेगा भाई? उसको जरूरत थी बाहर आने में, बाहर आ गया, बाहर आके अब पूरी ताकत से गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, क्योंकि अब वो बाहर निकलेगा और तो कहीं खर्च करनी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए उन्होंने लिखा है कि एच न्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। फाई नॉट इज अ वर्क फंक्शन एंड दिस इज द इक्वेशन, एच न्यू
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस phi naught, and this is work function, and this is work function, कार्यफलन, and this is गतिज ऊर्जा। और बेटा इसी समीकरण की वजह से आइंस्टीन को मिल गया था नोबेल प्राइज। बस अब इसको बड़ा करना है। एक तो ये समीकरण ध्यान रखना मोटा मोटी, और याद कर काइनेटिक एनर्जी अधिकतम गतिज ऊर्जा की माप मेरी निरोधी विभव के द्वारा की जाती है। बस इसी से सवाल बनाएंगे। 99% या 90% सवाल इन्हीं दो से बनते हैं। एक तो इससे, तो इसकी जगह ये रखवा देंगे, इसकी जगह तो हम एच न्यू बराबर ई वी नॉट प्लस फाई नॉट, ये समीकरण बन जाती है। बस इस पर ही सवाल है, तेरी मर्जी पड़े जितने सवाल बना ले, हाँ या ना का जवाब दे पहले अभी इसी वक्त। क्या गुरुजी मामला तो कतई सेट है। अरे क्या गिर गया भैया, अरे यार बुढ़ापे में परेशान करते हैं, चीजें गिर जाती हैं। अरे भगवान, बच गया, पील आ गया। क्लियर है, हो गया। अब देख, अब बस उसको इधर उधर लिखा हुआ है ना, उपरोक्त समीकरण ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन की समीकरण, बस उन्होंने वही किया है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इधर से उधर कर दिया, इधर से उधर। अब बस इधर का उधर, तो इसको इधर रख दिया, एच न्यू, फाई नॉट को इधर ले गए तो एच न्यू माइनस फाई नॉट आ गया। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, ईवी नॉट। अरे ईवी नॉट करके लिख सकता हूं, ईवी नॉट ऐसे कर ले, ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट क्या है, कार्यफलन, इसको भी मैं एच न्यू नॉट करके लिख सकता हूं। तो देखिए क्या लिखा है, न्यू नॉट, और ये न्यू नॉट दहली आवृत्ति है, ये मिनिमम वो आवृत्ति है कि इतनी आवृत्ति का तो प्रकाश आपतित होना ही चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम आवृत्ति, और दहली आवृत्ति है, और दहली आवृत्ति के लिए निरोधी विभव शून्य होता है। सवाल बनते हैं यहां से, अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव वी नॉट आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, यह दिए गए स्रोत की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। बताओ ये पूरा पेज तेरे को फील के साथ समझ में आया? समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे बेटा, वरना कोई सेंस नहीं है इसको करने का, कोई भी सेंस नहीं है। हाँ और ना बोलो। अरे हाँ या ना बोलो। अब सुनो, अब मेरे को क्या क्या मिली, मैं थोड़ा सफाई से लिखता हूं, ध्यान से सुनना। प्रकाश, देखो मैं कैसे लिखता हूं, एच न्यू बराबर, शुरू से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस धातु का कार्यफलन प्लस क्यू। क्यू को मैं 0 मान रहा हूं, तो एच, अच्छा यहां पर फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मत लिखो है ना अभी के लिए। ये क्या है, टक्कर में व्यय ऊर्जा। अब देखो मैं कितने बढ़िया तरीके से लिखूंगा, पूरे एक बोर्ड पे ढंग से लिखूंगा। अगर मैंने बोल दिया कि यदि
Q 0 है तो h न्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो अब मैक्सिमम होगी प्लस पाई नॉट होगी। हो गई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा E V नॉट, दिस इज क्या, निरोधी विभव, दिस इज व्हाट, निरोधी विभव। अच्छा यहां से हम काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा h न्यू माइनस फाई नॉट, और गतिज ऊर्जा की वैल्यू ई वी नॉट लिख दो। देखो फॉर्मूला ऐसे ट्रांसफर होते हैं, इतना नॉलेज अगर तेरे अंदर है ना तो तू जीत जाएगा। ई वी नॉट, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह ई वी नॉट लिख देना, बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, फाई नॉट को भी लिख दे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अच्छा एक बात बताऊं, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, दिस इज कॉल्ड दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, एंड दिस इज कॉल्ड दहली तरंगदैर्ध्य। दहली तरंगदैर्ध्य, सब कुछ तेरे दिमाग में क्लियर है। अरे हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ई वी नॉट है क्या, गतिज ऊर्जा ही तो है, गतिज ऊर्जा अधिकतम ही तो है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। गतिज ऊर्जा नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर इसको ऋणात्मक नहीं होने देना है तो न्यू का मान हमेशा बड़ा होगा आवृत्ति से, दहली आवृत्ति से। यानी कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए दहली आवृत्ति के, या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है। अगर बराबर रही तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, परंतु गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। आजा, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः एच न्यू का मान एच न्यू नॉट से ज्यादा होगा, एच न्यू नॉट से ज्यादा होगा। पाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट, इसको मैं एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकता हूं। और इसको सॉल्व करने पर याद कर, याद कर, कुछ याद आया, कुछ याद आया, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है। यदि आवृत्ति न्यू नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आएंगे। मैंने बोला था कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर ही नहीं आएंगे। प्योर फील है, प्योर फील है मैथमेटिक्स में। यहां तक समझ में आया? हाँ या ना का जवाब दो पहले तो। थक गया मैं तो तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा, तुम लोग सीखोगे कब पता नहीं। अरे हाँ या ना बोल दो। हाँ या ना? बाकी ये बच्चे क्या बोलते हैं अपने? विकास तो बोलेगा नहीं, शिवान साहिल ने भी बोलना बंद कर दिया। हर्ष बेटा क्लियर है? दिवाली बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी बेटा, डोंट वरी, है ना? क्लियर है? अब हेडिंग लगाएंगे अगेन ए गुड टॉपिक, अगेन ए गुड टॉपिक, बट याद रख लेना अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच ग्राफ
निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ। सुनो, गतिज ऊर्जा ये होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट या फाई नॉट। अरे हाँ या ना सर, कमेंट जा रहा है मेरा। हाँ बेटा रिया, आपका कमेंट आ रहा है बेटा रिया, आपका तो आता है यार, आप बहुत रेगुलर हो और बहुत सिस्टमेटिक हो। ठीक है, बस आप पढ़ाई करते रहो, अभी हारने की जरूरत नहीं है। देखिए करीब करीब 90 दिन बाकी हैं जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, 90 दिन का बाकी है आसपास। इन 90 दिनों में हमें तूफान मचा देना है। बस इन 90 दिनों में इतनी मेहनत करनी है कि एनआईटी तेरी है इस बार। बस सोच, प्रैक्टिस कर लो, जितनी सवालों की प्रैक्टिस। मैं आज फिर कह रहा हूं बेटा, चाहे मैं क्लास में सवाल कम करवा पाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सौरभ सर ने कम करवाए तो तुझे पढ़ने ही नहीं है सवाल। अपनी जिम्मेदारी खुद से लीजिए। मैं थ्योरी समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, 2 4 5 सवाल करवा दिए, लेकिन वो 5 सवाल को 50 सवाल में कौन बदलेगा? तू खुद बदलेगा, तू खुद बदलेगी घर पे बैठ के। क्लियर? अब ये y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ नहीं दिख रहा? y बराबर mx प्लस, अरे यार ये थोड़ा 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 एक काम करते ना, है ना, आपको थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हाँ सुनो, y बराबर mx माइनस सी है। अब देखो ये गतिज ऊर्जा है, अरे y अक्ष पर गतिज ऊर्जा और x अक्ष पर आवृत्ति। m क्या है? m तो h है और c अंतःखंड क्या है? ये है। तो तुलना करनी आनी चाहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस अक्ष पर गतिज ऊर्जा, इस अक्ष पर आवृत्ति। अब mx माइनस सी है तो मूल बिंदु से तो नहीं गुजरेगा और अंतःखंड ऋणात्मक होगा। तो देखो अंतःखंड ऋणात्मक है, देखो अंतःखंड ऋणात्मक है। मान लीजिए ये थीटा है, थीटा स्लोप कांस्टेंट है, देखो इसका m और m क्या है? h, इसका मतलब नियत है, तो ढाल तो नियत रहेगा दोनों का, इसीलिए देखो दोनों के लिए थीटा लिखा है, चाहे धातु A हो चाहे धातु B हो। लेकिन इसके लिए आवृत्ति पर इसका कार्यफलन ये है, और इसकी आवृत्ति अगर न्यू नॉट इंटू बी है, मतलब न्यू नॉट ऑफ बी है, तो ये फाई नॉट ऑफ बी होगी। यस, तो बताइए यहां से क्या पता चलता है कि भैया फाई नॉट बी दूसरी धातु का, धातु बी का कार्यफलन ज्यादा है धातु ए के कार्यफलन से। लेकिन इसका ढाल m tan थीटा है और वो h है, अर्थात सभी धातुओं के लिए समान होता है। कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि ग्राफ दे रखे हैं, पूछ लेते हैं कि बताइए कौन से धातु का, या ये जो दे रखे हैं इसका बताइए किसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप सेम है ना भाई, दिख रहा है ना, एच है। समीकरण से बताया, मैथ आती होगी तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा ग्राफ। अब निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ, देखिए यहाँ पे जेई एडवांस में सवाल आया है। तो ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, ऐसे रखो, ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो ई को नीचे भेज दो, ई को नीचे भेज दिया तो वी नॉट बराबर एच बटा ई न्यू माइनस फाई नॉट। अब इसको तुलना करो y बराबर mx माइनस सी से, तो चीज आज भी वही है, चीज आज भी वही है, आज भी मैं। लेकिन देखो अभी क्या था, अभी यहां गतिज ऊर्जा थी और यहां आवृत्ति थी। यहां पर आवृत्ति तो सेम है परंतु यहां गतिज ऊर्जा नहीं है, यहां पर निरोधी विभव है। अब देखो स्लोप अगेन सेम है, h बटा ई कॉन्स्टेंट है, h बटा ई अगेन कांस्टेंट है, तो इसमें भी ढाल समान है। इसीलिए देखो tan थीटा दोनों का सेम है। लेकिन मान लीजिए ये धातु A की आवृत्ति है न्यू नॉट
ऑफ ए, धातु बी की आवृत्ति है न्यू नॉट ऑफ बी। तो अब mx माइनस सी है, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, ऋणात्मक अंतःखंड है, यहां पर काटेगा ऋणात्मक y अक्ष को। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, थोड़ा मेरे को तो आता है, तुझे आता है क्या? तो बताइए, देखिए, तो पहले वाले का स्लोप ये रहा और दूसरे वाले का स्लोप ये रहा, दूसरे वाले का स्लोप ये रहा। तो फाई नॉट ऑफ ए अपॉन ई, फाई नॉट, फाई नॉट, ये देखिए ना स्लोप, फाई नॉट ई, फाई नॉट अपॉन ई, ये क्या है? अंतःखंड, फाई नॉट अपॉन ई। तो किसका अंतःखंड ज्यादा है? दूसरे वाले का, दूसरा ज्यादा ऋणात्मक अक्ष पर काट रहा है। दिस इज कॉल्ड निरोधी विभव का ग्राफ। अब आपको दो ग्राफ है, एक अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बीच, दूसरा निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच। में हमेशा बच्चों से कहता हूं, याद रखिए चीजों को, ये चैप्टर याद रखने वाला है, ये चैप्टर प्रैक्टिस करने वाला है। जाकर पढ़ो ना, रफ नोटबुक लेके बैठो और लगाओ घिस्ता कलम का, दो दो बार, तीन तीन बार थ्योरी को पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़िए ना, थ्योरी को पढ़िए, तब देखना तेरी ये थ्योरी कितनी शानदार। टिप्स पे होना चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स टिप्स पे। कोई पूछ लेना ये फॉर्मूला, ये आंसर है, फिर तो सिर्फ वैल्यू रखनी है। इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स आसान होता है, लेकिन टफ क्यों है? क्योंकि बच्चों को इसमें छोटी छोटी चीजें नहीं पता। कितने बच्चों को आसान लगा ये चैप्टर? आगे चलेंगे हम, आगे हम चलेंगे हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद आ जाएंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पर। जल्दी से, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण खत्म हो गई, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण खत्म हो गई। डी ब्रॉगली की परिकल्पना, बस फॉर्मूले ही फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है, प्योर फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। हाँ, हेडिंग लगाएंगे। यहां तक लिख लिया था गुड़िया? कितने बच्चों ने नोट्स, यहां तक नोट्स लिख लिए थे? मतलब मुझे, मैं भूल गया, मुझे बता दो कि हाँ सर कल आपने यहां तक दिया था। अच्छा, एक बार और जाकर आप इस पीपीटी को लिखोगे। कल आपने लिखा वो खाली थी, यहां मैंने कुछ पेन चलाए हैं, वो पेन चलाए ना, वो लिख लेना, ठीक है? अरे ठीक है, मजा आया नहीं आया एक बार बताओ, फिर मैं अगले थ्योरी पर लेके चलता हूं। दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। और यहीं से हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली पे बहुत सवाल आते हैं, डी ब्रॉगली पर बहुत सवाल आते हैं। साहिल, शिवांश, ओके बेटा। सर अभी तक आसान लग रहा है, आसान ही है बेटा, बस कल तो खत्म ही हो जाएगा ये चैप्टर। अबे मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर तो खत्म ही हो जाएगा कल, फिर उसके बाद चालू होगा तेरा परमाणु। मैं सोच रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स के बाद ऑप्टिक्स पढ़ा दूं आपको। कितने बच्चे मेरे से सहमत हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी से? कितने बच्चे मेरे से सहमत हैं कि सर ऑप्टिक्स पढ़ा दो? फिर हमारा क्या रह जाएगा? फिर हमारा रह जाएगा ईएमआई और एसी रह गया ना यार। ये ईएमआई एसी हो जाता ना तो मजे आ जाते, फिर तो नवंबर नवंबर ये कर देता, दिसंबर जनवरी में हम 11th का बच्चा कुचा कर देते। पर ये ईएमआई एसी खा गया हमें। ऑप्टिक्स चाहते हैं। अच्छा, ऑप्टिक्स कितने बच्चों की फेवरेट है? कितने बच्चों की ऑप्टिक्स बहुत अच्छी है, फेवरेट है? कि सर, अच्छा वहां से 3 सवाल आते हैं ऑप्टिक्स से, 3 से 4 सवाल वहां से भी आते हैं। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी से दोनों से मिला दूं ना तो कम से कम नहीं तो आपके 3 से 4 सवाल आते हैं, 3 सवाल मान के चलिए आप। तो दिवाली बाद अपन वही पढ़ लेंगे, ठीक है?
फेवरेट तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अरे वाह सर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आता है? नहीं, सेमीकंडक्टर इज अ डिफरेंट ब्रांच, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में आता है। अब हेडिंग लगाएंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इसको नोट करो बेटा, मैं बोलते बोलते थक गया, जब तक आप इसको नोट करो मेरे को थोड़ी सी गले में आराम मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए सभी बच्चे, ये थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको तो नोट कर लो, ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसको नोट कर लो। अरे अच्छा, कर रहे हो क्या नोट? ठीक है। हो जाए तो बता देना बेटा, ये थोड़ा नीचे पड़ता, मैं एक्चुअली टेबल पे काम कर रहा था, है ना।
हो गया, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, हो गया। तो देखिए, प्रकाश की कुछ प्रायोगिक परिघटनाएं, कुछ प्रायोगिक घटनाएं जैसे अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि को हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत से ही समझा सकते हैं। और हमने अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन ये तो पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ेंगे हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। वहां हम प्रकाश का तरंग व्यवहार देखेंगे, तरंगीय नेचर देखेंगे। अभी हम कणीय नेचर देख रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। और जब हम और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दिखाऊंगा, तब वहां पर हम तरंगीय नेचर देखेंगे, ठीक है। ये घटनाएं प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करती हैं, सही है। लेकिन प्रकाश की ही कुछ ऐसी प्रायोगिक घटनाएं भी हैं, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। अब ये कॉम्पटन प्रभाव जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ नाम जान लो कि कुछ नाम का ऐसा प्रभाव होता है को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही समझाया जा सकता है। ये घटनाएं प्रकाश के कण रूप को प्रदर्शित करती हैं। तो ये तरंग रूप को, ये कण रूप को, प्रकाश के दो नेचर हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। बहरूपिया हो गया है ये प्रकाश, बहरूपिया हो गया है ये प्रकाश। उपरोक्त प्रायोगिक घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश की कोई निश्चित प्रकृति नहीं होती, बल्कि उसकी प्रकृति उसकी प्रायोगिक घटनाओं पर निर्भर करती है। इसे ही प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति दोनों एक साथ संभव नहीं होती। एक सवाल मन में उठता है कि सर, प्रकाश की तरंगीय और कणीय, क्या ऐसी कोई घटना है जो दोनों नेचर एक साथ दिखाती हो? ऐसा कोई नेचर नहीं है। प्रकाश एक बार में एक नेचर दिखाएगा। अगर तरंग के रूप में है तो केवल तरंग के रूप में रहेगा, अगर कण के रूप में कोई घटना दिखा रहा है तो कण के रूप में दिखाएगा। इतना लिखने के बाद हेडिंग लगाएंगे, डी ब्रॉगली की परिकल्पना, दे ब्रॉगली की परिकल्पना। हेडिंग लगाएंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और नोट करते जाइए। अब कहानी है थोड़ी सी लिखने वाली, याद करने वाली। चैप्टर समापन की ओर है, ये मान लीजिए। चैप्टर हमारा समापन की ओर है, ये मान लीजिए। हो गया। अब सुनो, डी ब्रॉगली ने कल्पना डी ब्रॉगली ने कल्पना की कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग एवं कण प्रकृति को दर्शाता है, उसी प्रकार पदार्थ को भी दोनों प्रकृति
को दर्शाना चाहिए। जैसे प्रकाश दर्शाता है, उसने पदार्थ के बारे में परिकल्पना कर दी यार। मतलब सोचो, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने ऐसा बोला कि यार तरंग का मतलब प्रकाश की तरंगीय और कणीय दोनों प्रकृति हमें मालूम है, दर्शाता है प्रकाश, इसीलिए प्रकाश। लेकिन पदार्थ को भी ऐसा होना चाहिए कि वो कभी तो तरंग के रूप में, कभी कण के रूप में। आइए आगे चलते हैं। डी ब्रोगली ने कल्पना की कि पदार्थ का कण स्वरूप होते हुए भी पदार्थ के कणों से तरंगे संबद्ध होनी चाहिए। देखिए उसने ये बोला, कोई बात नहीं, तू कण है ना, तू कण है ना, कोई बात नहीं, लेकिन तुझसे संबद्ध तरंगे भी होनी चाहिए। पदार्थ के कणों से संबद्ध इन कल्पित तरंगों को ही, कल्पित तरंगे मतलब जो कल्पना करी थी डी ब्रोगली ने, उसी को हम नाम देते हैं द्रव्य तरंगे, एंड दैट इज मैटर वेव्स। क्या नाम देते हैं? मैटर वेव्स। आओ थोड़ी गणित की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जैसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं, इसका मतलब सच में वहां से सवाल आएगा, सवाल आएंगे। अब यहां से सवाल चालू हो जाए। एक तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से सवाल चालू हो जाते हैं, एक यहां से सवाल चालू होते हैं। आओ फटाफट से इस पेज को खत्म करते हैं। हेडिंग लगा लो और नोट करेंगे, हर एक बच्चा इसको नोट करेगा। गतिमान कणों से संबद्ध डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य, सॉरी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इसको नोट करिए, अधूरा तो नहीं है। यदि एक कण द्रव्यमान m व वेग v के साथ गतिशील है, तब कण की गतिज ऊर्जा, और ये सब नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। चलिए चलिए नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। फिर करना आज ही है बेटा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कल केवल सवाल करेंगे। एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट करके और खत्म करेंगे कहानी को। यस यस अब सुनो, एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, वेग v है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv²। संवेग के पदों में लिखूंगा p²/2m। इसको कैसे लिखते हैं, ये आता है कन्वर्जन? अरे यार तुम लोगों को कन्वर्जन नहीं आते क्या? गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv², ऊपर m से गुना, नीचे m से गुना,
तो m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, इसको लिख दो mv का स्क्वायर बाई 2m, और mv क्या होती है संवेग, तो p स्क्वायर बाई 2m। तो वही तो लिखा है कि गतिज ऊर्जा, ये आना चाहिए यार, ये सब मेरे को मत पूछा करो यार, मेरे को आग लग जाती है फिर तन बदन में जब तुम मुझसे ये पूछते हो। तो जब ये आ गया तो अब हाफ एम बी स्क्वायर है, 2 को इधर भेजो और m को इधर भेजो नीचे, तो वेग कितना आ जाएगा √2e/m, और वेग को इधर इधर लिख दो तो कण का संवेग आ जाएगा √2me। यार ये सब आना चाहिए। अब डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार कण से संबद्ध तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p, तो लैम्डा बराबर h/mv, और p की जगह √2me लिख सकता हूं, तो √2me। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल। अच्छा आप लोगों ने देखे भी होंगे सवाल, प्योर फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। स्थूल कणों से संबद्ध द्रव्य तरंगदैर्ध्य की कोटिमान 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम होता है। लिखिए, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे कहानी को। पन्ना पलट दिया जाए, पहले बताओ समझ में आया? अच्छा इतना नोट कर लो, जो भी मैंने पेन चलाया है उतना नोट किया जाए। यस, क्लियर है? चलो हेडिंग लगाओ। थोड़ी सी थ्योरी है, इसको लिख लो। ये थ्योरी है, इसको मैं नहीं समझा रहा हूं, इसको लिख के खत्म करो, फॉर्मेलिटी है, फिर मैं समझाऊंगा आपको आवेशित कणों से संबंधित। पहले ये 2-3 लाइन की थ्योरी है, इसको लिखो, खत्म करो फटाफट से। 2-3 लाइन की थ्योरी, इसको लिख के खत्म करो, अगली हेडिंग लगाएंगे। फिर अगली क्लास में सवाल करवाऊंगा, ध्यान रखना, अगली क्लास में सवाल करवाऊंगा, कम से कम 8 से 10 सवाल, पूरा चैप्टर खत्म विद सवालों के साथ। प्रैक्टिस करिए, मौज करिए। अगला चैप्टर आएगा परमाणु, परसों परसों आएगा परमाणु, परमाणु, एटम, आइटम नहीं बे, एटम। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए हैं मास्टर आइटम, आइटम नहीं आइटम, एटम। तो मैं सोचता हूँ ना कि मास्टर आप कब सुधरोगे, मैं कभी नहीं सुधरूंगा। हाँ भाई, समझ में आया? क्लियर? हो गया? हेडिंग लगाएंगे आप, आवेशित कणों से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। आ जाओ फटाफट से, सेम कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूले, बस वो थोड़ी सी थ्योरी है ना।
माना कि आवेशित कण पर Q आवेश है तथा इसे B विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसको थ्योरी को लिखिए, अब मैं आपको समझा दूंगा, बहुत सिंपल है। अच्छा, लिखते लिखते भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि हाँ सर समझ में आया। सुन, अब आवेशित कणों से संबंधित मेरे पास एक आवेश है Q, उसको मैंने V विभवांतर से त्वरित किया, V विभवांतर लगा दिया, तो हाफ mv² जो गतिज ऊर्जा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वोल्ट की जगह तो V आ गया और E की जगह, इलेक्ट्रॉन की जगह Q आ गया, तो Q भी तो होती है ना, फॉर्मूले वहीं से बना लो, कॉमन सेंस से बना लो। तो गतिज ऊर्जा बराबर EV0 करके लिखते थे ना, वही है QV। और P बराबर mv, P बराबर √2me, 2me, और E की जगह QV लिख दो, E की जगह QV, फॉर्मूले बन गए, हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है समझाने जैसा। तो आवेशित त्वरित कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। अब P निकल गया, लैम्डा बराबर H/P या H/mv, H/√2me, H/√2mqv, यही सेम फॉर्मूले हैं जो बार बार। अब इनकी बस प्रैक्टिस है बेटा, इनकी खाली प्रैक्टिस है, इनको नोट करिए। ये हो गया, यहां से नेक्स्ट क्लास में, ये वाला नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ये वाला और समझा दूंगा लास्ट। बस हो लिया, अब बस थक गया मैं, या बस इतना ही नोट कर लो, बाकी का सब नेक्स्ट क्लास में। इतना नोट करो फटाफट से, ये घर से नोट कर लेना घर से, ये मत करना है ना, ये मत करना, यहां तक नोट कर लेना बस, है ना। ये वाला अभी कर लो, बाकी का घर पे कर लेना। और बता दो मुझे क्लास कैसी लगी, क्लास में मजा आया, क्लास समझ में आई, नहीं आई, बोरिंग थी, बेकार थी बिल्कुल, तो बता दो। जो भी है मुंह पे बोल देना, मन में कुछ मत रखना। उन लोगों से मुझे बहुत डर लगता है जो लोग मन में बातों को रखते हैं और पीछे से घात करते हैं। मुझे वो लोगों से बहुत मोहब्बत है जो मुंह पे आके बोलते हैं कि मास्टर ऐसा कांड कर दिया। क्लियर बोलो ना भाई, पीछे से कौन वार करता है, सामने से वार करो ना। क्या हो गया? मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं बेटा, नमक में कीड़े नहीं पड़ते। कड़वा बोलने वाला इंसान सच्चा होगा, भले वो उसकी बातें कड़वी होंगी। इसीलिए कोई इंसान जब गुस्सा करता है ना, तो उसकी बातें सुन लिया करो। लेकिन जो इंसान प्यार से आपको बोल रहा है, आपकी गलती करने के बाद भी वो आपको अगर प्यार से समझा रहा है, इसका मतलब वो दूसरी तरीके से बदला तो लेगा। और एक इंसान गलती करने के बाद डांट रहा है, मतलब उसका बाद का कोई प्लान नहीं है, बाद में कोई बदला नहीं लेगा, जो लेगा अभी लेगा। इसलिए वो डांट सुन लेना, जीवन भर का संदेश, जीवन भर की आपको वो देके जा रहा हूं सीख। क्लियर? चलो आज के लिए बेटा जी इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और हाँ, बाकी के बच्चों में जाऊं, ठीक है बच्चों, मजा आया? चलिए, तब आज के लिए बेटा जी इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।